Hello student, welcome to Premier. So we are discussing solution and colligative properties, and in this chapter we have discussed in the last class up to concept of vapor pressure. तो concept of vapor pressure तक हम लोग complete detail A to Z हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे. आज हम लोग वेपर प्रेशर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग वेपर प्रेशर निकालते हैं सॉल्यूशन का. प्योर लिक्विड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नॉट लगा के. अगर प्योर वाटर का अगर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करना तो पी नॉट H2O नॉट लगाता है प्योर के फॉर्म में. जब आपका इम्प्योर फॉर्म का अगर रहेगा लिक्विड तो उसको हम लोग पी सिर्फ लिखेंगे, नॉट वहां नहीं लगाएंगे. तो हम लोग दो केस बना के वेपर प्रेशर निकालेंगे. एक बार निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. एक बार हम लोग सेकेंड केस में निकालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट. मतलब कि वोलेटाइल कंपोनेंट प्लस नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का हमको वेपर प्रेशर निकालना है फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में वोलेटाइल कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकेंड वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका हमको वेपर प्रेशर निकालना है. तो दो केस हम आपको बताते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो लिखिएगा वेपर प्रेशर, लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. इसके अंदर क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है. पहला केस हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं. फर्स्ट केस, चाहो तो केस फर्स्ट कर लेना. ये मेरा केस फर्स्ट है. दूसरा केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट. इस केस में हम लोग आपका वोलेटाइल कंपोनेंट को मिला रहे हैं इसके साथ. वोलेटाइल कंपोनेंट को हम लोग मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ. तो उससे जो बना हुआ सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हमको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है पहले ही बता दी, ये सॉल्यूशन हमारा बाइनरी सॉल्यूशन मान के चलता है. बाइनरी सॉल्यूशन में आपका एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है. तो हम मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट है और एक आपका सॉल्यूट है. ठीक है. फिजिकल नेचर की बात करें हम, फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर की बात करें, फिजिकल नेचर और नेमिंग भी लगा देते हैं. फिजिकल नेचर हम लोग नेमिंग भी करते हैं. सॉल्वेंट को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं क्या? ए. और सॉल्यूट को हम लोग नेमिंग कर लेते हैं बी. ये जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन है. उस बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बना हुआ है. फिजिकल नेचर क्या है? सॉल्वेंट को हम लोग वोलेटाइल कंपोनेंट मान के चलते हैं. ये कैसा कंपोनेंट है? वोलेटाइल कंपोनेंट. सॉल्यूट जो है वो मेरा क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. तो एनवी लिख दे, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है. इसके बाद हम लोग इसका फिजिकल स्टेट भी बोल दें. फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, फिजिकल स्टेट तो आपको पहले ही बताए थे. फिजिकल स्टेट जो आपका वोलेटाइल होता है उसको क्या एज्यूम करके चलना है? हम लोग एज्यूम करके बताया था लिक्विड मान के चलना है लास्ट क्लास में. जो आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है उसको क्या एज्यूम करके चलना है? सॉलिड. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग इसका क्या निकालेंगे? इसका हम लोग निकालेंगे वेपर प्रेशर. अब इतना तो क्लियर है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा. मान लेते हैं उसका वेपर प्रेशर P नॉट A है. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट B इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है इस सॉल्यूट का हम लोग 0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, वेपराइज तो होगा ही नहीं. तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिख देंगे? 0 P नॉट B. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट. अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की बात कर ले, पहले हम लोग क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉल्वेंट ए का, अगर गिवन वेट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? WA को इसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से. इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास MA मान के चलते हैं. दिस इज मोलर मास ऑफ A सॉल्वेंट. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है B कंपोनेंट का, व्हेन द वेट ऑफ दिस सॉल्यूट इज गिवन, तो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ B सॉल्यूट, वेट ऑफ B कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ B. उसके बाद अगर आपको निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करता है? कैपिटल एक्स से. तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट तो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन Na प्लस Nb। ये सारा कुछ बता चुके हैं। और ये भी ध्यान रखना कि समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। द समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। इस सॉल्यूशन को हम लोग मान के चल रहे हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन है। पूरे चैप्टर में हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को ए मान के चलते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। सॉल्यूट को बी, इसका फिजिकल नेचर वोलाटाइल है, इसका नॉन वोलाटाइल है, इससे बना हुआ ये सॉल्यूशन है। इसीलिए बोल रहे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल। इसमें एक नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट होना चाहिए। फिजिकल स्टेट की बात करें, जो वोलाटाइल उसका एजम्पशन क्या लेके चलना, लिक्विड, और जो नॉन वोलाटाइल है सॉलिड। वेपर प्रेशर वोलाटाइल का एक फिक्स्ड होता है और नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर 0 होता है। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, अगर गिवन वेट गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, और मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही है। अब जैसे कि आपको सॉल्यूशन बनाना है, जैसे एक कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, इस कंटेनर में मैंने आपका प्योर सॉल्वेंट ए भर देते हैं। हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट ए भर देते हैं, प्योर सॉल्वेंट ए भर देते हैं। इसको और थोड़ा बड़ा लिखे क्या, प्योर सॉल्वेंट हम लोग इसमें ए भर देते हैं। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट हम लोग ए भर देते हैं। अब प्योर सॉल्वेंट ए क्या होगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे आएगा कि नहीं आएगा, ए इसके सरफेस पे आराम से आ जाएगा, ए और ये इसके सरफेस पे आ जाएगा। इसके सरफेस पे आएगा। थोड़ी देर में अगर ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ी देर में ये अपने सरफेस को छोड़ के वेपोराइज कर जाएगा। वेपोराइज करके ये वेपर बना लेगा। ए का क्या बना लेगा, वेपर। ये सब ए का वेपर है। और आपस में इस साइड से आपका इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इस साइड से कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। इधर से इवापोरेशन, इधर से कंडेंसेशन, और एक टाइम के बाद ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वेपर जमा है इस एम्प्टी स्पेस में, वो वेपर जो प्रेशर लगाएगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर। पी नॉट ए क्या है आपको बताओ, पी नॉट ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। लिखते चलेंगे, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एट गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमको इसका तो पता चल ही जाएगा एक्सपेरिमेंटली। अब हम इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। हम लोग ऐड कर देते हैं सॉल्यूट, ऐड सॉल्यूट बी। जब बी को अगर ऐड करते हो, जैसे ही बी को ऐड करते हो तो होता क्या है कि कंटेनर में आपका, कंटेनर में क्या हुआ, अब ये कंटेनर आपका प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया। अब इसमें ए भी है और बी भी है, इसमें ए भी है बी भी है, और दोनों क्या बन गया, सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन अगर बनता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, मिसिबल होना चाहिए। वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मिसिबल। मिसिबल से आप क्या समझते हो, मिसिबल से मान लो समझते हैं कि ए मॉलिक्यूल्स, प्योर सॉल्वेंट ए में ए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो बी डालने के बाद बी मॉलिक्यूल्स उसके ए के मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया, और ए मॉलिक्यूल्स बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बी को तोड़ दिया। मतलब बी ए मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, और ए मॉलिक्यूल्स बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, और आपस में बॉन्ड बना लिया। तभी तो मिसिबल होगा, नहीं तो मिसिबल नहीं, इमिसिबल हो जाएगा। जैसे कि पानी में तेल मिला दो तो वो इमिसिबल सॉल्यूशन है। इमिसिबल क्यों, क्योंकि तेल अलग होता है, पानी अलग होता है। क्यों इमिसिबल बोलते हैं, क्योंकि तेल का जो मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं किया है, और पानी का जो मॉलिक्यूल है वो तेल के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके कारण से वो मिसिबल नहीं हो पाया, घुल नहीं पाया। और यहाँ पे हमको क्या बनाना है, सॉल्यूशन। मतलब बी सॉल्यूट जो है ए मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा, और ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा और आपस में एक बॉन्ड बना लेगा। मतलब इसके सरफेस में ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा। ठीक है, ये सब रहेगा, ए भी है, बी भी है, ए बी,
और आपको पता होना चाहिए कि इस सॉल्यूशन में आपका वोलाटाइल कौन है, वोलाटाइल केवल ए है, बी क्या है, नॉन वोलाटाइल है। मतलब कि सरफेस से कौन मॉलिक्यूल छोड़ेगा, ए छोड़ेगा, बी तो छोड़ेगा नहीं, कौन छोड़ेगा, केवल ए छोड़ेगा। और वेपर कौन बनाएगा, वेपर आपका ए बनाएगा, वेपर कौन बनाएगा, ए बनाएगा, वेपर जो है आपका ए मॉलिक्यूल सी बनाएगा। मतलब इस साइड से क्या हो रहा है, इवापोरेशन, इस साइड से क्या स्टार्ट होने लगेगा, जब वो निकल नहीं पाएगा तो कंडेंसेशन थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद यहाँ पे जो वेपर जमा हुआ, वेपर किसका जमा हुआ होगा, ए सॉल्वेंट का। बी तो आपका नॉन वोलाटाइल है, बी इज ए नॉन वोलाटाइल, बी क्या है आपका नॉन वोलाटाइल, ये तो वेपराइज होगा नहीं, तो केवल यहाँ पे वेपर ए मॉलिक्यूल्स का जमा हो जाएगा। और ए मॉलिक्यूल का जो अमाउंट वेपर जमा हुआ है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, वो जो प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग नाम देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पी नॉट ए था, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, जब आपका प्योर लिक्विड के फॉर्म में था, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे ए का ही वेपर है। बट यहाँ पे इस बार आपका बी भी आ गया, जिसके कारण से इम्प्योर हो गया, तो ये लिक्विड आपका प्योर नहीं है, इम्प्योर है, इसलिए इसको यहाँ के वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर तो यहाँ भी होगा। वेपर प्रेशर इज डेवलप ड्यू टू द वोलेटाइल सॉल्वेंट ए के कारण यहाँ पे वेपर प्रेशर डेवलप्ड हुआ है, तो इसको बोलेंगे पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए के कारण डेवलप्ड हुआ है। अब ये बताओ हमको कि पी नॉट ए बड़ा है या पी ए बड़ा है, कौन बड़ा है, अगर कंपेयर करें पी नॉट ए बड़ा है या पी ए बड़ा है, बताओ ध्यान से, विच इज ग्रेटर, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेंट ए। मतलब प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, और इसमें बी डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर पी ए, तो कौन बड़ा है। तो आपको हम लास्ट क्लास में स्टेटमेंट लिखवाए थे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। किसी भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी गिवन टेम्परेचर पे हमेशा अपने सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। जैसे पानी का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे जो मेजर करते हो, और पानी में चीनी मिला के जो आपका जो वेपर प्रेशर आएगा, हमेशा सॉल्यूशन का, पानी में चीनी मिलाने वाला जो वेपर प्रेशर वो हमेशा प्योर पानी से कम ही होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे पी नॉट ए ग्रेटर होगा पी ए से। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस पे एक प्योर लिक्विड वोलेटाइल कंपोनेंट का कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 है। मतलब एट ए टाइम आपका, अगर हम एज्यूम कर लेंगे एट ए टाइम 6 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपराइज हो रहा है, मतलब 6 वेपर बना रहा है, 6 मॉलिक्यूल का वेपर बन रहा है। और यहाँ पे बताओ वोलेटाइल कंपोनेंट कितना है सरफेस पे, 1 2 3। मतलब एट ए टाइम अगर मान लो कि वेपर बन रहा है एट ए टाइम पूरा एक साथ एज्यूम कर लो, तो कितना वेपर बनाएगा, 3। यहाँ पे कितना बना रहा है एट ए टाइम, 6 बना रहा है। तो कौन ज्यादा वेपर बना रहा है, ये प्योर लिक्विड बना रहा है। जो जितना ज्यादा वेपर बनाएगा, जो जितना ज्यादा वेपर बनाएगा, मतलब सरफेस में जितना ज्यादा आपका वोलेटाइल कंपोनेंट जमा होगा उतना ज्यादा वेपर बनाएगा। किसी लिक्विड के सरफेस में जितना ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट जमा होगा, एक्युमुलेट होगा, उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा वेपोराइज होने का, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर बनाने का टेंडेंसी है। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ज्यादा वेपर कौन बनाएगा, ये बनाएगा। तो इसका मतलब कि वेपर प्रेशर आपका प्योर लिक्विड का हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो वेपोराइज करेगा नहीं, आया समझ, क्योंकि ये क्या है आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और ये आपका सॉल्यूशन मिसिबल है, इमिसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिसिबल हम बोल रहे हैं, इस वोलेटाइल कंपोनेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला है, सॉल्वेंट में सॉलिड मिला है, बट वो सॉल्यूशन इमिसिबल है, नॉट इमिसिबल है। ठीक है, अब हमको निकालना है, मेरा टास्क है टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर, टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टू फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। क्या निकालना है, जब अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट चला जाए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल, जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला दे, तो उस सॉल्यूशन, उस बना हुआ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो उसके लिए एक लॉ आपको पढ़ना होगा जो साइंटिस्ट रॉल्स ने दिया था, दैट इज रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ को बड़ा अच्छे से आपको समझना होगा। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, देख लो, हम सीधा सीधा लिख देते हैं, रॉल्स लॉ।
ठीक है, रॉल्स लॉ का क्या हो जाएगा स्पेलिंग, RAOU बोल सकते हो, RAOULTS, रॉल्स लॉ, शॉर्ट फॉर्म में RL लिखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट बता देते हैं कि रॉल्स लॉ जो है किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, रॉल्स लॉ में हम लोग क्या निकालते हैं, वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ, तो कंपोनेंट कौन सा होगा, वोलेटाइल होगा, ऑब्वियस सी बात है, वेपर प्रेशर हमेशा वोलेटाइल का होता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सीधा सीधा आज का लॉ कहता है, और ये लॉ को रटने की जरूरत नहीं है, लॉ को चाहो तो आप डायग्राम के बेसिस से आप समझ भी सकते हो उसको। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ volatile component present in the solution is directly proportional to its mole fraction। ध्यान रखिए क्या कहता है रॉल्स लॉ, कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। मतलब क्या कहता है रॉल्स लॉ, कि वेपर प्रेशर ऑफ, अब इस सॉल्यूशन में आपको अगर ए का निकालना है वेपर प्रेशर, इसका निकालना है, ए का आपको निकालना है, सपोज कि इस सॉल्यूशन में ए ने कितना वेपर प्रेशर अप्लाई किया, ए ने इस कंपोनेंट को, ए और बी दोनों है, पर हमको निकालना कि सॉल्यूशन में ए ने कितना वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट किया। हम लोग कैसे निकालेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही लिखेंगे ना पीए। अब आपका जो इस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसके कारण डेवलप हुआ है, ए के कारण, बी के कारण तो हुआ नहीं, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही होता है रॉल्स लॉ। इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले अगर मैं यहाँ पे बी हटाऊं और ए यहाँ पे लगा दूं, इस बी को हटाऊं फिर ए लगा दूं, इस बी को हटाऊं फिर ए लगा दूं, तो ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पीए पी नॉट के ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्या आ गया सरफेस में, ए लिक्विड आ गया। मतलब कि जितना ज्यादा आप इसके सरफेस में, जितना ज्यादा आपका वोलेटाइल कंपोनेंट सरफेस पे आएगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होने का चांस है, टेंडेंसी है, उतना ज्यादा वेपोराइज होगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हम बी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को हटाएं और ए वोलेटाइल कंपोनेंट को लगा दें, तो सरफेस में कितना मॉलिक्यूल आ गए, 1 2 3 4 आ गए। फिर बी को हटाएं फिर ए लगा दी, फिर कितना आ गया 5, फिर बी को हटाएं फिर ए को लगाएं। तो जितना ज्यादा सरफेस पे आपका वोलेटाइल कंपोनेंट रहेगा, उतना ज्यादा टेंडेंसी है कि वेपोराइज करेगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा होने की टेंडेंसी, चांस है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी बताओ अभी मोल फ्रैक्शन ए का क्या होगा, तो टोटल लिख लो 1 2 3 4 5 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं अभी मोल फ्रैक्शन ए का 3/सरफेस का 3/6 है, 1/2 है। अगर मैं बी को हटा के ए लगा दूं तो कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो हो जाएगा 4/6 मतलब 2/3। अगर एक और बी को हटाए फिर ए को लगा दिए तो कितना हो जाएगा 5/6, फिर एक को हटाए फिर एक को लगा दिए तो कितना हो जाएगा 6/6, 1 हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो टेंडेंसी है कि सरफेस पे वोलेटाइल कंपोनेंट आने का भी नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होने का चांस है। चांस क्या होगा, चांस नहीं बोल सकते, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब वही कहता है रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे पीए क्यों लिखे, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर किसके कारण डेवलप हो रहा है, ए के कारण ही डेवलप हो रहा है ना। हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट ड्यू टू किसके कारण डेवलप, ड्यू टू सॉल्वेंट ए के कारण डेवलप हो रहा है, दिस इज द वेपर प्रेशर। अब चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, अब यहाँ पे पीए लिख दिया, दिस इज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेंट ए। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ, रॉल्स लॉ भी समझ में आ गया। रॉल्स लॉ अगर मान लो कि मान लेते कि बी भी अगर वोलेटाइल कंपोनेंट होता, अगर ए भी वोलेटाइल कंपोनेंट होता, बी भी होता, अगर हमको कोई पूछ लेता कि बताओ इस सॉल्यूशन में बी कितना वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस सॉल्यूशन में, तो क्या लिखते हैं, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी।
अगर बी भी वोलेटाइल कंपोनेंट होता, नेक्स्ट केस वही मेरा होने वाला है। इतना समझ में आया? नोट करो, पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से कर लिए नोट। आगे बढ़े, बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, यहां इधर मिटाते हैं हम लोग, इस साइड हम लोग मिटाते हैं, इसका हम लोग डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इधर हम लोग लिखते हैं। अब यहां पे हम लोग को पता चल गया कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ लिख सकते हैं, आरएल रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख दिए। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, के लगा देते हैं, के एक्स से। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हमको के निकालना, तो के निकालने के लिए हम कोई ऐसा नोन वैल्यू पता कर लेते हैं जिसपे हमको के का वैल्यू पता हो जाए। तो हमको पता है कि अगर मोल फ्रैक्शन, अगर इफ मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो जाए, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का, मोल फ्रैक्शन ए का सॉल्यूशन के अंदर 1 हो जाए, मतलब कि पूरे सॉल्यूशन में प्योर हो गया, एक्स ए इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब पूरा सॉल्यूशन में ए ही ए है। अब ये ही बन गया ये, अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है मतलब कि आपके पूरे सॉल्यूशन में ए एक मॉलिक्यूल है, मतलब ये हो गया। तो उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए क्या बन जाएगा? पी नॉट ए बन जाएगा ना। ये पूरा सॉल्यूशन में केवल ए मॉलिक्यूल हो गया, अगर पूरा ए मॉलिक्यूल हो गया तो इस गिवन टेम्परेचर पे उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? पी ए पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो क्या इस वैल्यू को यहां पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर दो तो एक्स ए की जगह 1 पुट कर दो और पी ए की जगह पी नॉट ए पुट कर दो, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए। आ रहा है समझ में? आ गया ना वैल्यू? एक्स ए की जगह पे 1 पुट कर दिए और पी ए की जगह पी नॉट, क्योंकि एक्स ए इज इक्वल टू 1 होगा तो पी ए क्या बन जाएगा? पी नॉट ए, क्योंकि पूरा प्योर हो गया सॉल्यूशन में, पूरा ए ही ए मॉलिक्यूल है। अब पूरा ए मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए के बराबर है, मतलब के इज इक्वल टू क्या आ गया? पी नॉट ए। तो फिर से हम क्या इस वैल्यू को यहां पुट कर दें? यहां पे अगर हम पुट कर देंगे तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। दिस इज एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यही रॉल्स लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, या मान लो इस सॉल्यूशन का, आपको इस सॉल्यूशन के अंदर ए कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, तो पी नॉट, इसके ए का प्योर फॉर्म में पी नॉट ए पता कर लो, और इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है निकाल ही सकते हैं, क्योंकि ए का हमको नंबर ऑफ मोल पता होगा, बी का नंबर ऑफ मोल पता होगा, तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पुट कर देंगे, पी नॉट ए तो पता रहेगा प्योर फॉर्म में, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में ए कितना वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, मतलब इन शॉर्ट दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेंट ए, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए के कारण आ रहा है। आया समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आया इतना बात? अब क्या मैं यहाँ पे एक्स ए, आपको पता होना चाहिए, यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स ए प्लस, यहां ब्रैकेट में कर देते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, क्लियर हो गया समझ में? अब यहाँ पे अब चाहो तो पीबी भी निकाल सकते हो। हम पूछेंगे बताओ इस सॉल्यूशन में बी का वेपर प्रेशर कितना है? व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी इन दिस सॉल्यूशन? तो हम अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ भी लिख सकते हैं क्या? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या? पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स बी। बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पी नॉट बी होगा, पी नॉट बी आपको पता होना चाहिए, पी नॉट बी कितना होगा? 0। क्यों पी नॉट बी 0 होगा? बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, पी नॉट बी 0 होगा, तो पीबी कितना हो जाएगा? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, मतलब कि बी कंपोनेंट कोई भी वेपर प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। बट अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऐसे लिख सकते हैं। आ रहा है? मान लो यहाँ पे 3 कंपोनेंट था, ए बी सी, और सारे का ए का बताओ वेपर प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है, बी कितना कर रहा है, सी कितना। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पीसी इज इक्वल टू पी नॉट सी इंटू एक्स सी। ये एकदम फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। आया समझ में? क्लियर हो गया? कैसे फॉर्मूला आ रहा है समझ में? ये कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, क्योंकि
जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे सरफेस पे मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपोराइज करने का नंबर भी ज्यादा होगा, अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको अगर निकालना है किसी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, तो उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो उसके मोल फ्रैक्शन से, जो कि आ गया। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या हम यहाँ पे एक्से से, ठीक है, एक्से से, ये चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए लिख दिए। क्या हम एक्से की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी? तो एक और नया फॉर्मूला आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजा देते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो माइनस हो जाएगा, माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए माइनस, बट माइनस को भी ले आते हैं साथ साथ, इधर हमको थोड़ा मिटाना होगा। मिटा दे क्या? मिटा दे नोट्स लो। चलिए कहां तक नोट कर लिए होंगे आप लोग? देखिए अब ध्यान से नोट, ये भी नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, जगह बनाते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं कि P नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स पी। आगे P, क्योंकि P नॉट ए आएगा इधर माइनस, बट माइनस को मिलाओ तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो P नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा ना, नॉट एक्स बी। और यहीं पे हम इसको लिखते हैं यहाँ पे सजा के, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि P नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स बी। ये मेरा क्या है, दिस इज, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक नया टर्म आ गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कितने से लोअर हुआ, तो P, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना था, P नॉट ए, जब इसमें कोई सॉल्यूट डाल दिए, जब कोई आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल दिए, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, Pa। तो कितने से लोअर? आपको पता है कि P नॉट ए इज ग्रेटर देन Pa, तो कितने से कम हो गया, तो कितने से कम हो गया, P नॉट ए माइनस Pa इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स बी। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आपको दिख रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे हैं? दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप P नॉट ए से इसको डिवाइड कर दो, अगर P नॉट ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहीं पे पढ़ा दी है। अगर आप P नॉट ए से इसको डिवाइड कर दो तो इतना तो लोअरिंग हुआ, बट इसके इनिशियल से डिवाइड कर दोगे, इतने से कम हुआ है ना, इतना लोअर हुआ, और इनिशियली कहां से हुआ है, यहां से, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। आया समझ में? आप चाहो तो P नॉट ए माइनस पी ए को चाहो तो डेल्टा P भी लिख सकते हो, P नॉट ए को, इतने को आप डेल्टा P भी लिख सकते हो। तो इस शॉर्ट फॉर्म में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इतना भी लिख सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये आ गया रिलेटिव लो, क्योंकि बाद में जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ाएंगे तो ये डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा P क्या है? दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, यही मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको थोड़ा सा और सजा सकते हैं, क्या एक्स बी को हम लोग लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB लिख सकते हैं। यहाँ पे P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट B के कंपेयरिंग में ना बहुत ही लेस होता है। आपको देखेंगे Na जो होता है वेरी वेरी ग्रेटर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज मच मच ग्रेटर देन NB। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर देन क्या होता है, मच मच ग्रेटर देन NB होता है। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट B से ज्यादा होता है। तो क्या हम Na को NB से ऐड कर रहे हैं तो B को हटा सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि A का नंबर ऑफ मोल्स काफी ज्यादा होता है।
बी के नंबर ऑफ मोल्स को हटा सकते हैं ए के कंपेयर से, क्योंकि एक जनरली देखा गया है कि ए का नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट से हमेशा ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, ध्यान रखिए काफी ज्यादा होता है। इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, इसमें अगर बहुत ही छोटा अमाउंट ऐड करो तो कोई फायदा नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हो डायरेक्टली एन बी अपॉन एन एच, ये भी फॉर्मूला हो गया। आया समझ में? अब चाहो तो इसी को पलट के -1 से डिवाइड करके आप चाहो तो और भी ला सकते हो एक्सप्रेशन, ठीक है। पहले इसको इतना कॉपी करो, पहले इतना कॉपी कीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए जल्दी से। कर लिए कॉपी, आगे बढ़े। तो यहां पे हमने क्या क्या बताया आपको कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। हम लोग चाहे तो एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर एनबी को नेग्लेक्ट कर दिए, एनबी को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट एनबी, नेग्लेक्ट एनबी। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहां से। और ये मेरा रॉल्स लॉ है, दिस इज माय रॉल्स लॉ। क्लियर है यहां तक? अब देखो मैंने एक कंक्लूड कर देता हूं आपको। देखिए पहला आया रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन दी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये होता है रॉल्स लॉ। तो अगर हम बोले कि पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। ये हो गया राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है मेरा, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है मेरा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या आया था, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया था कि आपका पी नॉट ए इंटू एक्स बी आ गया था। ये मेरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, या आप बोल सकते हो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख सकते हो। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप चाहो तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पे, क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हो एन बी अपॉन एन ए। आप चाहो तो एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो कितना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब ध्यान रखना, जब ये ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और ए ऑलमोस्ट सिमिलर है तो भी नेग्लेक्ट करो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन तो देख लेना, ध्यान देना कि बी का नंबर ऑफ मोल्स ए के कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, ठीक है। बहुत जगह पे अप्लाई भी करेंगे। अब जैसे कि यहां से मानते हैं, यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू होता है एक्स बी। तो एक्स बी को हम लिख सकते हैं, एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब इसको हम पलट देते हैं और -1 से माइनस भी कर देते हैं। तो क्या करते हैं, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए -1 इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी -1 कर दिए। अब इसको एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी ए होगा, कैंसिल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पी ए। ऊपर में क्या बचेगा, पी ए अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू, इसी तरह से एन ए प्लस एन बी माइनस एन बी अपॉन एन बी होगा। तो एन बी कैंसिल, तो आ जाएगा ऊपर एन ए अपॉन एन बी। अब इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, पलटेंगे, रेसिप्रोकल कर दो। तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एफ। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए है तो एन बी बाई एन ए है। यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, तो ये भी फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई नेग्लेक्ट नहीं किए। ध्यान देखो यहाँ पे कोई भी नेग्लेक्ट नहीं हुआ। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपका एन बी एन ए इज मच मच ग्रेटर देन एन बी होगा, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। हर केस में नहीं कर देना आप, बहुत सारे केस में अप्लाई करेंगे बट जनरली ये यूज हो सकता है। आया समझ में? तो ये है मेरा
इतना कॉन्सेप्ट हो गया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, आपका फॉर्मूला उससे क्या मॉडिफाइड करके, तो ये आप याद ही रखना। डायरेक्ट आप इतना याद रखते हो, ये याद रखते हो, ये तो अपने आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आया समझ में? इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। तो पहले इतना कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। चलिए